अस्सलाम वालेकुम जी। एक पेशा वराना बददयांती होती है जिसकी आज निशानदेही करने को दिल कर रहा है, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, दादा पोता शो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। और दादा पोता शो हमारा इकॉनमी मईशत का प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सियासी सूरत हाल को डिस्कस नहीं करते और ये एक किस्म का सदका जारी है यार, हमारे काम का सदका है, ठीक है। तो बहरहाल उसके हवाले से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और एक रिपोर्टिंग के अंदर बददयांती हो रही है, जो मैंने कहा आपको निशानदेही, इसकी निशानदेही आप करते जाएं, आपने गुमराह नहीं होना, ये जो गुमराही फैलाते हुए पाए जा रहे हैं। रिपोर्टिंग में हमने ये बच्चों को पढ़ाया और बुनियादी असूल बनाया कि जो कीमतें ख़रीद होगी वो स्टेट बैंक की कीमतें ख़रीद जो होगी वो कोट होगी डॉलर्स में या किसी भी करेंसी के अंदर। जब आप कहते हैं कि फ़लानी करेंसी का रेट आज या कदर उसकी आज रुपए के मुकाबले में ये रही, तो वो वाली कदर कोट होती है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कीमतें ख़रीद होती है, जिस पे वो आपसे डॉलर ख़रीदता है। उसकी कीमतें फ़रोख्त जो होगी वो आपकी कीमतें ख़रीद ठहरेगी ना, वो नहीं होगी रिपोर्टिंग के अंदर हमेशा असूल है। तो बददयांती ये होती है कि जब कोई रिपोर्टर नवा आए तो उसने बड़ी खबर बनानी हो तो वो कीमतें फ़रोख्त, स्टेट बैंक की कीमतें फ़रोख्त को कोट करता है, जो कि आजकल हो रहा है, जो कि गलत है। इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्टिंग के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करते वक्त सिर्फ वो कीमत कोट होगी जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक ख़रीदार है। ये बात जहन में रह गई। अब आ जाइए, आज जो है वो डॉलर इंटर बैंक मार्केट के अंदर 95 से नीचे चला गया, लेकिन गेंडा वकील, मोटा वकील लंदन बैठा आजकल, वो मैं कल देखिया उन्हें अपना जैकेट पाई हुई गर्म में कि यार इतनी बड़ी जी गर्मी पै रही। कल टेम्परेचर था 38, फील लाइक 42, बड़ी गर्मी लग रही थी। तो ये तो जैकेट किवें पा के बह सकता। फिर मैंने किस पार्टी को फोन किया, मैं कहा ये गेंडा वकील जैकेट पा के बैठा, इन्हें बड़ी ठंड लगती है। उन्हें कहा नहीं, लंदन बैठा ये, ठीक है, उत्थे बैठा व्लॉग कर। तो खैर, तो 295 से नीचे आ गया है जी इंटर बैंक के अंदर डॉलर, और 297-96 के करीब आ गया है ओपन मार्केट के अंदर डॉलर। ये मैं कीमतें ख़रीद की बात कर रहा हूँ। कीमतें ख़रीद किसकी? स्टेट बैंक की। यानी आपका डॉलर जब बाहर से आएगा तो स्टेट बैंक वो डॉलर अपने पास रख के आपको कितने पैसे देगा उसकी बात हो रही। ठीक हो गया। और यही इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग है। हमें तो पढ़ाते पढ़ाते हमारे सर उड़ गए इस बात को समझाते समझाते बच्चों को, लेकिन बच्चे की भी क्या करें, बच्चों को कमाई ज़्यादा प्यारी लगती है। असूल क्या होता है? ठीक है, असूल तो आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए, मुझे सुनना पड़ा कई अपने स्टूडेंट से, सर असूल आपके लिए है, आपने सारी उम्र क्या कमा लिया, ठीक है, आपने सारी उम्र क्या हासिल कर लिया। होते हैं ना तो तालिब इल्म जो आपको ये मुंह के ऊपर कह के जाते हैं आपने क्या अचीवमेंट कर ली है सारी उम्र के अंदर, ठीक है। तो इसलिए असूल कुछ नहीं होते हैं। हर क्लास के अंदर इस तरह के 2, 4, 5 दाने होते हैं, और हर क्लास के अंदर जो है वो दूसरी साइड के लोग भी होते हैं। चले एनी हाउ, तो ये है जी अब तक जो है खबरें। आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक का कमर्शियल विंग है, या प्राइवेट शोबे को अगर वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लेना हो तो वो IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन देता है। तो IFC पाकिस्तान के अंदर निजी अदारों को बराह रास्त $1.5 अरब की का कर्ज देगा या सरमायाकारी करेगा। उसके मुताबिक जनाब जस्टिस मंदो खेल साहब ने जी फैसला दे दिया है। रिकोडिक की डील कानून के मुताबिक है, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम उसी की बात करेंगे। और ये वो वाली डील है जिसमें जो डील $2.25 अरब में हो रही थी, या $1.56 करोड़ में हो रही थी, और फिर उसमें बाजवा साहब पढ़े और उन्होंने $1.56 करोड़ वाली डील जो थी वो $10.5 अरब में मुकम्मल करवाई। और फिर उसको ये जो $1.56 करोड़ वाली डील हो रही थी, ये पैसे हमने 20 साल में अदा करने थे। जब प्रोजेक्ट ने प्रोडक्शन शुरू करनी थी तो तब से लेके 20 साल में अदा करने थे। बाजवा साहब ने अप फ्रंट जो पैसे पकड़े, सॉरी क्या पता जी पकड़े या नहीं पकड़े, लेकिन
अप फ्रंट जो उन्होंने करवाया कि पहले $10.5 अरब उस कंपनी के पूरे होंगे तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को कुछ मिलेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी डील की है बाजवा साहब ने। हर उनका जो अमल है ना, जब आप उसको निकालेंगे, भले वो सहाफ़त में हो तो वो हमें सदीक जान दे के चले गए, ठीक है ना। इंडिया के साथ LOC के ऊपर पीस हो तो ज़रा खुले तो देखिएगा कि वहाँ पे क्या बोंगी मारी थी। पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर बोंगा तरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है तो उसका नाम उमर अपना की नायदा कमर जावेद बाजवा था, ठीक है। उमर और कमर मिक्स हो जाते तो कमर जावेद बाजवा था बोंगा तरीन, इसीलिए गलियों में के अंदर जलील होता फिर रहा है ना जी। ये बोंगा तरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। इससे पहले जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं उनका IQ लेवल बाजवा साहब से मच हायर था। खैर जनाब, ये अपनी जगह के ऊपर। तेल की कीमतें जी, ये तो हम कल बात आपको बता चुके हैं। इंटरनेशनली तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस वक्त जो है सऊदी अरब ने उस पर चीखो पुकार की है। सऊदी अरब नई कीमत बढ़ाना चाह रहा था, शायद अमेरिकन बढ़ाना चाह रहे हों, ठीक है जी। और आखिरी खबर क्या है जी, अफ़गानिस्तान से कोयले का जो दरामदी रेट है मिनिमम जिस पे एवेल्यूएट किया जाएगा वो होगा जी $95। पहले ये $130 के ऊपर एवेल्यूएट हो रहा था और पाकिस्तान से डॉलर अफ़गानिस्तान जाने का एक मेजर सोर्स ये भी कहा जा रहा था। तो पाकिस्तान में कोयले के दरामद कुनिंदगान ने FBR को अप्रोच करके कहा कि इसकी एवेल्यूएशन का लेवल कम किया जाए, ये 95 तक लाया जाए, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मंडी के अंदर भी कोयले की कीमतें कम हो चुकी हैं और आपने कीमतें वहीं पे बरकरार रखी हुई हैं। तो FBR के हुकाम ने अपने अप्रेज़ल के जो शोबे के अफसरान हैं उनको बताया है कि जनाब ये इसको हमने इसकी वैल्यूएशन कम कर दी है, तो लिहाजा इसको कम वैल्यू पे आनका जाए, असेस किया जाए। ये थी जी खबरें अब तक की। एक और मैं आपको बताता चलूँ, सितंबर का वो महीना जी जब दुनिया भर के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बच्चों को स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर स्कॉलरशिप होते हैं। आपके पास जो है पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी जो सोर्स है स्कॉलरशिप्स का वो है, अल्लाह आपका भला करे, HEC की वेबसाइट, हायर एजुकेशन कमीशन की HEC.gov.pk के ऊपर आपको वो स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। बच्चों को गाइड कीजिए, बच्चे स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जाएं, अपने वालिदैन का बोझ उठाएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर लें। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप इस वक्त चाइना के दस्तयाब हैं, तकरीबन 20,000 के करीब स्कॉलरशिप्स उनके HEC के लिए बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी दस्तयाब हैं। तो बच्चों को इस तरफ गाइड करें, ये सदका जारिया है। लें जनाब, ये सारी बातें मुकम्मल होगी, अब चलते हैं फीडबैक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब दादा पुता शो साहब, मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ बेल्जियम से। मेरी एक आपके रिक्वेस्ट थी कि ये आप शो करते रहते हैं वो रजवी साहब वाला, उसमें सियासत में आप बात करते हैं, तो ये ना गुजरांवाला कैंट में ना इमरान खान के दौर में एक हस्पताल की मंजूरी हुई थी, जनाब उस्मान बरदार साहब ने की थी, इफ्तिताह भी हो गया लेकिन वो बना नहीं। तो आपको गुजारिश करें ये नवाज शरीफ पार्टी से, ये निगरान को मत ये अल्लाह करे वो हस्पताल तो बना दें किसी तरीके से। हाँ जी, कितना बड़ा गुजरांवाला है, उसकी कितनी आबादी है, ये दस्तगीर का इलाका है, ये नवाज शरीफ पे सारे बंदे हैं, तो उनको ये गुजारिश करें कि कम से कम आप ही अस्पताल बना दें। ये गुजारिश मैंने करनी थी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुरम दस्तगीर साहब भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो उन्होंने आपकी गुजारिश यकीनन सुन ली होगी और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। अब तो खैर वो पावर में नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए वो वादा कर लें, ठीक है। तो आपने तवज्जो दिलाई है, हमने आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचा दी है। अस्सलाम वालेकुम रजी दादा साहब, की हाल है? अच्छा, मेरा नाम असदुल्ला खोखर है। मेरे एक दो तीन राय हैं, अगर आप इस पर कोई तबसरा कर सके तो ठीक है। दूसरा, अभी जो हमारा कैपेसिटी चार्जेस का मसला, हमारे पास जो वाफर बिजली है उसका मेरे जहन में एक हल है कि अभी गवर्नमेंट तमाम पेट्रोल पंप वालों कहे कि वहाँ इलेक्ट्रिक कार का बैटरी चार्जर लगाएं और फ़ौरन बगैर ड्यूटी के इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट कराएं चाइना से और
अमेरिका से भी, क्योंकि ऐसे मेरा सबसे बेहतर कार अमेरिका की है। और साथ ये है कि पाकिस्तान में ना इसका प्लांट का अरेंज कराएं, जिससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा जो है ना कैपेसिटी चार्जेस का लोड है ना, वो गाड़ियों के चार्ज पे आ जाएगा और आपको उनको रेवेन्यू मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी किराया है, क्योंकि मैं पीछे मेरा बेटा हालैंड में होता है, मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ हर गली में चार्जर लगा हुआ है, बैटरी चार्जर। तो मुझे बता रहा था कि अभी इनका सिस्टम ओवरलोड हो गया है और इतनी पावर सिस्टम में इतनी जॉब निकल रही हैं स्टडी के लिए कि सिस्टम को ओवरलोड से बचाने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए वहाँ अभी से काम शुरू हो गया। तो हमारे पास तो वाफर बिजली है, तो हम अगर वाफर गाड़ियाँ इंपोर्ट करें और ड्यूटी फ्री पहले साल 2 साल कर, ताकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और हर पेट्रोल पंप पे एक चार्जर या गली मोहल्ले में चार्जर लगवाएं, तो ये मसला हल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा है ये जो नवाज शरीफ का दौर था 213 से 218, ये बड़ा बेहतरीन दौर था। मैंने, क्योंकि मैं 1971 से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ। जी खोखर साहब, आपका मैसेज आ गया। हमने बिला तबसरा, बिला कमोकास और बिला उसको काटे छाटे आगे फैला दिया। इसमें कोई तबसरे की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी और जिस तरह का हमारा निज़ाम है और जिस तरह का हमारा मिजाज है वैसे ही वो रवाज भी पाएंगी। हमें ये काम करना पड़ेगा, तो कर लेंगे जी जब मियाँ मंशा साहब इजाज़त देंगे, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी दरामद कर बैठे हुए हैं। तो अब वो नई टेक्नोलॉजी को ऊपर इतनी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं कि लोग उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली तब्बा साहब की और मंशा साहब की गाड़ियाँ ख़रीदें, जो कि लोगों ने नहीं माननी। प्लांट दोनों की अपनी कैपेसिटी पे नहीं चल रही है, बंद हुए पड़े। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मेरा नाम इमरान अवान है और मैं हैदराबाद से आपसे मुखातिब हूँ। बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ और मेरी एज 35 ईयर है। मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो उसके बारे में मुझे रहनुमाई की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं अगर चाइना से एमफिल करूं और उसके बाद किसी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के साथ से जो है मैं अगर पीएचडी करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरह हो सकता है जो चाइना की जो डिग्री है एमफिल की, क्या वो रेलिवेंट है कि मुझे जो है वो एलिजिबल करे कि मैं जो है यूरोप में किसी कंट्री में मेरा ज़्यादा जो इरादा है वो है इटली की किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के ज़रिए पीएचडी करने का। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं चाइना से एमफिल करूं और फिर उसके बाद जो है मैं यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं? तो इसके बारे में मुझे रहनुमाई फरमाइए। इमरान, मेरा ख्याल आपका नाम है, अवान भी हैं। अवान साढ़े फैसला हैदराबाद भी पहुँचे हुए। चलो अवान साहब, सिंपल सी बात है, ज़रूर करें। एमफिल के लिए चाइना बेहतरीन डेस्टिनेशन है और पीएचडी के लिए अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए तो वो डेनमार्क होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी का एकेडमिक में तसव्वुर ही कोई नहीं है। वो प्रैक्टिकल में आपको लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर आपको वो लेके जाते हैं। प्रोजेक्ट वाइज पीएचडी होती है। ये प्रोजेक्ट है, ये आपने एग्जीक्यूट करना है। जैसे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत ल्यूक्रेटिव होती है। $5,000 तक वो तनख्वाह ऑफ़र कर देते हैं अपने पीएचडी स्कॉलर को। क्या होता है उसमें कि आप सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, 4 बजे तक आप काम करते हैं। 4 के बाद फिर 4 से 6 या 4 से 7 जो है वो आपका जो होता है वो क्लास होती है। ठीक है, हफ्ते में वैसे 3 दिन ही क्लास होती है, लेकिन 3 दिन आपका चंगा वो रगड़ा निकालते हैं। पहले प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। मसलन वो आपको एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि यार आप ये जो गैसिफिकेशन है इसके ऊपर काम कर ले, ये जो गटर की गैसिफिकेशन है इसके ऊपर काम कर ले। गटर में से गैस निकलती है, अमोनिया होती है। अगर आपने कभी पुराने ज़माने के अंदर अपने शहर में देखा हो, और नहीं देखा तो हमने मॉडल टाउन लाहौर में तो देखा हुआ है कि वो जो उसकी बदबू को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, गटर की या सीवरेज की बदबू को डिस्पोज ऑफ करने के लिए चिमनी बनाई होती थी और चिमनी के ऊपर चढ़ के तीली लगा दिया करते थे और वो सारी रात जलती रहती थी। ठीक है, सुबह चूंकि पानी का बहाव कम होता था तो वो गैस का अखराज कम हो जाता था, तो वो आप ही बुझ जाती थी, लेकिन रात को वो रोशनी कर देती थी, आधी रात से आगे तक वो रोशनी रहती थी। तो इसलिए मतलब इसको करने का एक प्रोजेक्ट मिल जाए और 10 बंदे या 20 बंदे या 30 बंदे उसके ऊपर पीएचडी स्कॉलरशिप लगा दिए जाए, साथ में उनकी गवर्नमेंट तनख्वाह भी देती। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल बता सकता हूँ।
वो जो लस्सी बनाते हैं ना घर घर के अंदर, अगर आपने कभी बनाई हो, घर में भैंसें रखी हो, तो उसमें एक छिड्डी भी निकलती, ठीक है। तो उस छिड्डी से उन्होंने दुनिया का बेहतरीन ये क्या होता है यार, ये जो खानों में डालते हैं, चीज़ बनाया, पनीर बनाया, और वो महंगा तरीन बेचते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। लस्सी में से जब आप घी निकाल लेते हैं, ठीक, मक्खन निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जब लस्सी को बारीक महीन कपड़े से जब आप पुनते हैं तो उसके अंदर एक छिड्डी सी बच जाती है। उसका चीज़ बना के, उसका पनीर बना के वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी इस तरह के पीएचडी फूड के कुछ तालिब इल्म थे, उनका प्रोजेक्ट था भाई, वो उन्होंने किया। तो मैं आपको 2 मिसालें दी हैं। तो अगर आपका यूरोप में किसी मुल्क के अंदर पीएचडी करने का इरादा है तो डेनमार्क शुड बी योर मेन टारगेट, ठीक है। हाँ, इटली जो है ये बड़े 2 नंबर हैं, साढ़े वर्गे ने, ठीक है। वहाँ पे लेवल भी अच्छा है, ह्यूमन राइट्स का भी लेवल अच्छा है, जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, और जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो वहाँ पे अब्जॉर्ब होने का लेवल भी अच्छा है। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ज़रूर कीजिए। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एक और चौथा मुल्क है, ये स्कैंडिनेविया के मुल्क है, यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। इटली को भूल जाए। चाइना में जाके एमफिल करने वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। चाइना में आपको, अगर आप थोड़ा सा भी जहनी तौर पे एक्टिव हों और सिर्फ पढ़ाई की तरफ चल रहे हों, तो आपको इतनी सहूलतें मिलती हैं कि आपको वापस आने को दिल नहीं करता। लेकिन वहाँ पे चूँकि नेशनैलिटी नहीं मिलनी आपको सारी उम्र, इसलिए लोग यूरोप की तरफ, वहाँ से पढ़ के यूरोप की तरफ जाते हैं। ये भी कोई अनोखी बात नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहतरम रज़ी दादा साहब, मेरा नाम फराज है। मैं रूस में आजकल रिहाइश पजीर हूँ और मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, और मैं आपका प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से सुनता हूँ उसे, और बहुत उससे मालूमात भी हासिल होती है। और आप ये जो काम कर रहे हैं मालूमात लोगों तक पहुंचाने का, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी खिदमत है, तो मैं बहुत इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, कि आप जो लोगों को वो बातें बताते हैं जो ना कॉलेज में बताई जाती है, ना यूनिवर्सिटी में बताई जाती है, और ना वैसे ही लोग कोई और ज़रिया होता है सुनने का। आप ये इल्म, वो इल्म लोगों में बिखेरते हैं जो सबसे ज़्यादा अमली ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत हो, तो आप एक बहुत खिदमत का काम कर रहे हैं। मेरा जो सवाल आपसे है वो इस हवाले से है कि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। हम जो पाकिस्तान से बाहर मज़दूर तबका है, मैं ख़ुद को भी उसमें शुमार करता हूँ, हालांकि मेरी तालीम अच्छी है, यूके से भी पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान से भी पढ़ा हुआ है, अमेरिका से भी पढ़ा हुआ है, और एक एनजीओ के साथ कभी किसी मुल्क में पोस्टिंग होती है। तो एक पाई हम जमा करके पाकिस्तान बेचते हैं। इस मुल्क का हम पे कर्ज है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और पाकिस्तान की तरक्की में हमारी तरक्की है। तो ज़ाहिर है इसी वजह से हम ये सुनते हैं आपकी बातें भी, और परेशान भी हो रहते हैं कि मुल्क के हालात कब ठीक हों। मेरा सवाल ये है कि जो मैं समझा हूँ आपकी शोज़ को फॉलो करते हुए, कि आप स्टॉक मार्केट बहुत इंकरेज करते हैं कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में, बल्कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है, उसकी निस्बत जो मेरे जैसे लोग हैं कहते हैं कि यार इस तरह की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, जिसका आज पता नहीं होता कि आज इतनी ऊपर है तो कल जो है ना इतनी नीचे जाएगी, उसकी निस्बत किसी इस्लामाबाद रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में अगर एक प्लॉट ले लिया जाए, बेशक वो तेज़ी से तरक्की ना करे, लेकिन मौजूद तो होगा ग्राउंड पे, इस तरह हवा में तो नहीं उड़ जाएगा। तो मेरे जैसे सारिफिन के बारे में आप क्या कहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो प्लॉट ख़रीदते हैं और उसको इंतज़ार करते हैं कि यार आबादी आएगी तो उस पे घर बनाएंगे या उस पे कोई प्लाज़ा बनाएंगे, तो क्या उनकी सोच बेहतर साबित नहीं हुई इस निस्बत कि वो स्टॉक मार्केट में वो पैसा डालें, जबकि स्टॉक मार्केट का कोई एतबार ही नहीं है कि
कभी 2000 पॉइंट्स जो है वो ऐसे बैठ जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसमें ज़रा रहनुमाई करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सर। कहते हैं जमहूरियत अगर बुरी हो तो उसका इलाज क्या है, तो जवाब आया कि मज़ीद जमहूरियत। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो उसका इलाज क्या है, आप उसमें और पैसे डालें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल जर्नलिज्म चूँकि मैंने पढ़ाया है और बल्कि उसका सिलेबस तक मेरा बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कौम नहीं समझी। ठीक है, मसाला नहीं होता ना, अगर आप सीधी सीधी बात करें। जिनकी ये इजाज़त है, जिन गोरों की, वो इस तरह की दगड़ मगड़ किस्म की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं देते। वो मेरा मतलब है एक्चुअरीज लेके आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, जिन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, ताकि वो पूरे हकायक के साथ उसको रिपोर्ट कर सके। जब इस तरह के जिफो जे खाने वाले उस तरह के पकाने वाले, मतलब जिस तरह के गाने वाले उस तरह के बजाने वाले, भाई बात ये है कि ये आपकी गलत फहमी है कि जब स्टॉक मार्केट के बारे में ये खबर लगाई जाती है कि इसमें 2000 पॉइंट की कमी वाक़या हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी जेब से कोई पैसे निकाल के भाग गया। आपकी सरमायाकारी है ना, ठीक है ना, तो सरमायाकारी पड़ी रहने दें। आपको किसने कहा है कि जिस दिन मार्केट गिरी है आपने उसी दिन जाके सिर डाना है और उसको बेचना है? पड़े रहे। ठीक है, स्टॉक मार्केट के ऊपर पिछले 250 साल से जितनी स्टडीज हो चुकी हैं, जितने उसके इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं, जितनी उसकी कैलकुलेशंस बन चुकी हैं, ट्रेंड को मेजर करने की प्रॉपर्टी के अंदर वो नहीं बनी। ठीक है, दुनिया का अमीर तरीन अशखास के अंदर जिनका शुमार होता है, उसके अंदर एक बिल गेट और दूसरा वो बुफे है, वारन बुफे। ठीक है, दोनों जीरो से हीरो बने हैं। एक की जो है इनकम जो है वो 70-80 इनकम कह रहा हूँ, एक का जो असासों की मालियत है वो 70-75 अरब डॉलर है, दूसरे की 80-90 अरब डॉलर है। वैसे एलन मस्क इनसे बढ़ गया है, वो 240 अरब डॉलर पे चला गया, नौजवान है, पीछे से आया, आगे गुजर गया। लेकिन ये 70-70 80-80 साल के ये जो बाबे हैं दोनों, ये 70-70 80-80 अरब डॉलर लेके बैठे हुए हैं। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाया इन्होंने। ठीक है, ट्रंप साहब जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, उनके दादा भी प्रॉपर्टी में थे, वो खुद भी सारी उम्र प्रॉपर्टी में रहे हैं। दुनिया भर के फ्रॉड किए हैं उन्होंने, जाली डिफॉल्ट डिक्लेयर करके। उन्होंने कितना कमाया 2 नस्लों में? जितना इन्होंने एक नस्ल में कमाया है उतना उनकी 2 नस्लों ने नहीं कमाया, बल्कि उससे आधा भी नहीं कमाया। दुनिया का असूल सामने आ गया। भाई ट्रंपू के बाप की दोनों की इनकम अब कितनी बनी है वो आप ऑनलाइन बैठ के देख लें, वारन बुफे की और बिल गेटा वाले की। अपना बिल गेट है, बिल्ला गेटा वाला, हाँ मैं उसे प्यार से बिल्ला गेटा वाला कहता हूँ। बिल गेट जो है उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी। दुनिया के अंदर सुस्त तरीन लोगों का, मैं कोई घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, दुनिया के अंदर सुस्त तरीन लोगों का इन्वेस्ट करना जो है, जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है वो प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी लेके उसका किराया खाना, उसको रेंट सीकिंग कहते हैं। और रेंट सीकिंग मेंटेलिटी दुनिया के अंदर एक गाली है। इसके बावजूद अगर आपको यही समझ आती है तो आप ये कीजिएगा, क्योंकि जो काम आप करने लगे हैं, जब तक आपका उसमें तयक्कुन नहीं होगा उस वक्त तक वो काम कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन आप दुनिया के हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल जो सदियों की कैलकुलेशन और जमा तफरीक के बाद इंसानियत ने डेवलप किए हैं या अखज़ किए हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, आप उनको गाली नहीं दे सकते। मैं बस इतना अर्ज करना था। आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगती है आप ज़रूर कीजिए। अभी मलक रियाज और उसका बेटा सिटी टाउन वाला, वो दोनों पेशावर वालों को अरबों रुपए की फाइलें बेच गए ना। आज हुकूमत KPK के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग जो हैं, उन्होंने आगे कहा कि जी इन्होंने तो अभी तक NOC नहीं लिया, इनकी तो ज़मीन ही पता नहीं कहाँ है, और आप इसकी फाइलें ना ख़रीदें। तो वो अरबों रुपए वाले तो गए ना, ठीक है ना। तो चलें, उनको जब पैसे वापस मिल जाएंगे रियाज मलक से तो हमें भी बताइएगा, आप भी ख़रीदें उनके साथ। अगर आपका दिल लगता है तो आप ये काम ज़रूर करें। लेकिन दुनिया के अंदर नॉलेज जितनी तरक्की कर चुका है और वो अपने रास्ते बना चुका है, कम से कम उसका डिनाइल ना आप करें।
आपके फहम के अंदर या आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई खामी हो सकती, मेरे भी हो सकती है, हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं। लेकिन दुनिया ने ट्राई करके हार्ड एंड फास्ट रूल बना के पिछले 100 साल का अर्क आपके सामने खड़ा कर दिया। मैंने 2 शख्सियात के नाम भी दिए हैं आपको, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, सामने रियलिटीज खड़ी हुई। आज के दादा पोता शो से इतना ही। कल फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे हफ्ते के रोज़ आपसे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।